अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा को चुनौती दी है। ट्रंप ने कहा है कि या तो क्यूबा अमेरिका से डील कर ले या फिर तबाही के लिए तैयार हो जाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में लेकर रहेंगे। उनको यूरोप के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप और अमेरिका को चैलेंज किया है कि वो यूक्रेन पर रूस के मिसाइल अटैक को रोक कर दिखाएं। फिर जानेंगे दुनिया भर में चल रही इस उथल पुथल के बीच ईरान में खामेनेई की हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक खामेनेई के हुक्म पर 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अब तक मारे गए हैं, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान पर भी सीधे सीधे हमले की धमकी दे दी है। यानी साल 2026 के पहले 11 दिन में ही दुनिया में इस कदर उथल पुथल मची हुई है कि मानो वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर साल 2026 का आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम क्या होगा। ईरान यूक्रेन रूस वेनेजुएला मिडिल ईस्ट नॉर्थ और साउथ पोल। इस वक्त पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक से एक हथियार आजमाए जा रहे हैं। धमाके हो रहे हैं। बंदूकें चल रही हैं। मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। जंगी जहाजों ने मोर्चा संभाल लिया है। खाक में मिला देने वाली धमकियां दी जा रही हैं। We'll be hitting them very hard where it hurts. यूं लगता है कि दुनिया पर कयामत का कहर बरपा होने वाला है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से लेकर अटलांटिक और हिंद महासागर के संगम यानी केप ऑफ गुड होप तक एक से एक हथियारों की नुमाइश की जा रही है। दुश्मन को अपनी ताकत का दम दिखाया जा रहा है। दुनिया की इकलौती सुपर पावर अमेरिका हो या एटमी हथियारों में नंबर 1 रूस, हर ग्रेट पावर इस वक्त अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी दबदबे वाले इलाके का दायरा बढ़ाने में जुट गए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 200 साल पुरानी मनरो डॉक्ट्रिन को अपडेट करते हुए कहा कि 2 अमेरिकी महाद्वीपों यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ एक पावर चलेगी, यानी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसका क्लियर सिग्नल ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उनके किले से किडनैप करके दे दिया। यही नहीं, अब अमेरिका के मरीन्स और नेवल कमांडोज पूरे अटलांटिक महासागर में ऑयल टैंकर्स की नाकेबंदी कर रहे हैं। दूसरे देशों को जा रहे तेल छीन झपट रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अमेरिकी सेना पायरेट्स ऑफ द अटलांटिक बन गई है।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करने के बाद अब ट्रंप की नजर लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों पर है। ट्रंप अब कोलंबिया और क्यूबा में रिजीम चेंज चाहते हैं। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला डा सिल्वा से उनकी बिल्कुल नहीं पट रही है और क्यूबा तो पिछले 70 साल से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का अनफिनिश्ड बिजनेस है। इसीलिए ट्रंप ने वेनेजुएला में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद अटलांटिक महासागर में अपनी नौसेना का रुख क्यूबा की तरफ मोड़ दिया है। वहीं क्यूबा भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वेनेजुएला से क्यूबा को तेल की सप्लाई बदस्तूर जारी है क्योंकि ये सस्ता तेल ही क्यूबा की लाइफलाइन है। यानी वेनेजुएला में मादुरो की सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों में भी अमेरिकी अब मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप को अमेरिकी कॉन्टिनेंट्स की फिक्र है तो यूरेशिया में व्लादिमीर पुतिन अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मजबूत करने में जुट गए हैं। पिछले हफ्ते जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में कॉलिजन ऑफ विलिंग्स यानी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली समेत 30 से ज्यादा देशों ने यूक्रेन में सीज फायर के बाद सिक्योरिटी के लिए अपनी सेना भेजने का ऐलान किया तो व्लादिमीर पुतिन ने उस ड्राफ्ट पीस प्लान को फाड़कर कचरे में फेंक दिया जिसे अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने तैयार किया था। और फिर यूक्रेन पर मिसाइलों, ड्रोन्स और बॉम्बर से तबाही मचा दी। रूस के हमले से पूरब में यूक्रेन के इंडस्ट्रियल हब खार्किव से लेकर राजधानी कीव और पोलैंड बॉर्डर पर बसे लीव शहर अंधेरे में डूब गए। रूस के लेटेस्ट वेव ऑफ अटैक के बाद इस भयंकर ठंड में यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों की बिजली और गैस सप्लाई ठप हो गई है। रूस ने अपने लेटेस्ट अटैक में यूक्रेन के वेस्टर्न सिटी लीव को टारगेट किया। यहां नेटो के देश यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग देते हैं, वहां मिसाइल और दूसरे हथियार पहुंचाते हैं। पोलैंड बॉर्डर पर स्थित लीव को टारगेट करके पुतिन की सेना ने यूरोप और अमेरिका को क्लियर मैसेज दे दिया है। यूक्रेन का फैसला तो अब जंग के मैदान में होगा। यूक्रेन में युद्ध के करीब करीब 4 साल हो चुके हैं। यूक्रेन के साथ नेटो और अमेरिका की ताकत भी है। फिर भी यूक्रेन में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब रूस के हमले से तबाही न मचती हो। पूरब में पुतिन की सेना सलामी स्लाइसिंग करके यूक्रेन के एक एक गांव को, छोटे छोटे कस्बों को अपनी कंट्रोल में लेती जा रही है। 20% यूक्रेन अब रूस के कब्जे में है। यूक्रेन पर अपने लेटेस्ट अटैक में रूस ने पहली बार अपनी एटमी पावर वाली ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसे रूस ने पिछले साल ही डेवलप किया है। 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करने वाली ओरेशनिक मिसाइल इतनी पावरफुल है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं सकता, फिर चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम हो या इजराइल का आयरन डोम। पुतिन की इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने यूक्रेन के सबसे पश्चिमी बॉर्डर के शहर लीव को निशाने पर लिया है, जो पोलैंड के बॉर्डर के करीब है। ओरेशनिक से यूक्रेन में तबाही मचाने के बाद पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोप के देश ये समझते हैं कि वो यूक्रेन को बचा लेंगे तो वो उनको चैलेंज देते हैं अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम कीव में तैनात करें, जिसके बाद रूस अपनी ओरेशनिक मिसाइल लॉन्च करेगा। फिर दुनिया देख ले कि किसमें कितना दम है। मिसाइल्स लॉन्च के कुछ सेकंड्स के भीतर हमारे सैनिक वहां से हट जाएंगे, उनकी ट्रेन रवाना हो जाएगी, तो इस मिसाइल को रोक पाने का कोई चांस ही नहीं है।
और अगर पश्चिम के डिफेंस एक्सपर्ट्स को लगता है कि वो इसको रोक लेंगे तो मैं एक प्रस्ताव देता हूं। यूरोप और अमेरिका के पैसे से हमारे खिलाफ राय देने वाले डिफेंस के इन एक्सपर्ट्स को चैलेंज करता हूं कि वो एक तरह के तकनीकी प्रयोग के लिए राजी हो। इसे हम 21वीं सदी का हाईटेक मुकाबला भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि वो कीव में किसी टारगेट को तय करे जिस पर हमें निशाना लगाना है, और फिर वो वहां अपने सारे एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम तैनात करें। फिर हम ओरेशनिक से वहां हमला करेंगे। देखें कि फिर क्या होता है। हम तो इस तरह के मुकाबले के लिए रेडी हैं, पर क्या वो लोग इस तरह के प्रयोग के लिए तैयार हैं? इस मौके पर भी मैं ये कहूंगा कि उनकी सारी मिसाइल्स और एयर डिफेंस तो वहां तैनात हैं ही ना। हमारे लिए ये बहुत दिलचस्प होगा। उधर यूरोप अभी पुतिन का चैलेंज एक्सेप्ट करे उससे पहले खुद यूरोप के बड़े भाई 200 साल पुराने साथी और मुहाफिज अमेरिका ने यूरोप के सामने एक बड़े चैलेंज का पत्ता फेंक दिया है। अमेरिका की नजर दुनिया के सबसे बड़े जजीरे वर्ल्ड ऑफ बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड पर है, जो डेनमार्क का हिस्सा है और इस तरह एक नेटो कंट्री का पार्ट है। यानी ट्रंप यूरोपीय साथियों से कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा वो इलाका अच्छा लग रहा है और मुझे चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी हो वो कर लो। I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. The fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. यानी पिछले 4 साल से यूरोप के तमाम देश जो यूक्रेन के मोर्चे पर रूस से जूझ रहे थे, अब उनके पड़ोस में उनके अपने इलाके में एक नया मोर्चा खुल गया है। ग्रीनलैंड में अमेरिका सबसे पावरफुल है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जैसे जो बेहद पावरफुल यूरोपीय देश हैं, पूरी ताकत लगाकर भी रूस को यूक्रेन में पीछे नहीं ढकेल पाए। वो अब दुनिया की इकलौती सुपर पावर अमेरिका का ग्रीनलैंड में कैसे मुकाबला करेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल तो यूरोपीय देश ट्रंप को जवाबी चेतावनी दे रहे हैं। जहां तक ग्रीनलैंड की बात है तो मैं यहां पर अपने आप को दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं पहले ही इस बात पर अपना रुख साफ कर चुका हूं। फ्रांस के प्रेसिडेंट पिछले साल जून में ही वहां गए थे और मैंने खुद अगस्त में वहां जाकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ अपना मजबूत समर्थन दिया था। हम आर्कटिक में अपनी कूटनीति और सामरिक उपस्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। हमने नूक में एक कॉन्सुलेट खोलने का भी फैसला किया है और डेनमार्क ने हाल ही में हमें इसकी याद भी दिलवाई। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ये कोई माल नहीं जिसे कोई लूट ले। हम ऐसे दौर में नहीं हैं कि हम लुसियाना की खरीद फरोख्त करें, इसीलिए ये धमकियां बंद होनी चाहिए। इस मामले में डेनमार्क को यूरोपीय संघ का पूरा सपोर्ट है। यूक्रेन से लेकर ग्रीनलैंड तक यूरोप को अपनी इज्जत, अपनी जमीन और अपनी सिक्योरिटी की फिक्र पड़ी है। रूस से जंग लड़ने के जुनून ने यूरोपीय देशों को तबाह बर्बाद कर डाला है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन की माली हालत खराब होती जा रही है। इसीलिए मुद्दा अमेरिका का हो या फिर फिलिस्तीन का, यूरोप के शहरों में बात बात पर आवाम सड़कों पर उतरकर हुकूमत के खिलाफ झंडा बुलंद कर रही है। यानी वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड तक यूरोप और अमेरिका आमने सामने है, लेकिन एक मोर्चा है जिसको लेकर यूरोपीय लीडर और डोनाल्ड ट्रंप एक ही जुबान बोल रहे हैं, और वो है ईरान। ईरान में इस वक्त अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई की हुकूमत है। अपने 46 साल के राज में सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं।
1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद इस वक्त ईरान के हालात सबसे बुरे हैं, जहां खुलेआम सुप्रीम लीडर खमेनी के खिलाफ नारे लग रहे हैं और उनकी तस्वीरें जलाई जा रही हैं। उन्नीस में रुहुल्लाह खोमेनी ने ईरान के जिस शाह रजा पहलवी को मुल्क से खदेड़कर इस्लामिक हुकूमत कायम की थी, आज उसी शाह के बेटे के सपोर्ट में ईरान में नारे लग रहे हैं। हुकूमत के लिए खतरा देखकर अब खमेनी के हुक्म पर ईरान के पासबान यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के लड़ाके प्रदर्शन करने वाले हमवतनों पर बाज की तरह झपट पड़ रहे हैं। पासबानों को ईरान में अपने ही देश के नागरिकों पर इसलिए हमला करना पड़ रहा है क्योंकि अब मुल्क की हालत हाथ से निकल जाने का डर पैदा हो गया है। 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुए प्रोटेस्ट अब उत्तर में मशहद और तबरिज से लेकर दक्षिण में बुशहर और मिनाब शहरों तक फैल चुके हैं। शनिवार रात 8 बजे निर्वासित पहलवी क्राउन प्रिंस रजा शाह की अपील पर पूरे ईरान में लाखों लोग सड़क पर उतर आए। भीड़ ने खमेनी की हुकूमत से जुड़ी 25 मस्जिदें आग के हवाले कर दी, सरकारी इमारतों पर हमला बोलकर तोड़फोड़ की, बैंकों को लूटने की कोशिश हुई। मजबूरन खमेनी की तरफ से भी प्रदर्शनकारियों पर एक्शन की खुली छूट देनी पड़ी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस अब तक सब्र रख रही थी, उन्होंने विरोध के लिए सड़कों पर उतरे अपने ही देश के नागरिकों पर अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। They're shooting us! They're shooting us! This government shooting people! This government shooting people! They're fucking shooting us! They're shooting us! Please hands! They're shooting us! They're shooting us! This government shooting people! This government shooting people! They're fucking shooting us! They're shooting us! Please hands! रात की तारीख में खमेनी के वफादार पासबानों ने इतनी गोलियां बरसाई कि तेहरीन से लेकर तबरिज तक दावा किया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा लोगों की लाशें बिछ गईं। इतनी बेरहमी के बावजूद ईरान के आवाम का जोशो खरोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियां कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान के हर शहर में यही मंजर है। ऐसा लगता है कि आधी सदी से ईरान के लोगों की दबी कुचली आकांक्षाओं, उनकी उम्मीदों और उनके गुस्सों का ज्वालामुखी फूट पड़ा है और गुस्से के इस गुबार ने पूरे ईरान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। खमेनी की मर्दवादी हुकूमत के खिलाफ बगावत में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर शरीक हो रही हैं। वो बरसों से आयत हिजाब की बंदिशों को तोड़कर चिलमन को आग के हवाले करने में जुट गई हैं। खमेनी के अपने शहर मशहद में भी लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया है और खमेनी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। मशहद खमेनी का गढ़ है। यह ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शहर है। यहां शिया फिरके के 8वें इमाम रजा का मजार है।
ईरान के शाह रजा पहलवी के खिलाफ इसी शहर से 1979 में बगावत की पहली चिंगारी फूटी थी और अब मशहद ने खोमेनी के विरोध का बिगुल बजा दिया है। मशहद की बगावत ने खोमेनी को हिलाकर रख दिया है। इसीलिए शनिवार रात खोमेनी के हुक्म पर इस्लामी हुकूमत के पासबान यानी IRGC फोर्स ने गोलियां चलाकर लाशें बिछा दी। They're shooting us! They're shooting us! This government shooting people! This government shooting people! They're fucking shooting us! They're shooting us! Please help! तेहरान, मशहद, कराज, करमनशाह, शिराज और तबरीज समेत ईरान के 180 शहर में इस समय इस्लामिक हुकूमत के खिलाफ जनता सड़कों पर है। ईरान के 31 प्रांतों में 512 ऐसे ठिकाने हैं जहां लाखों प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। तेहरान इस्लामिक गणराज्य विरोधी प्रोटेस्ट का सेंटर है। इसके अलावा कराज, करमनशाह, शिराज, तबरीज, कूम और मशहद भी प्रोटेस्ट के पावर सेंटर बन गए हैं। पूरे ईरान में आग लगी हुई है, तोड़फोड़ हो रही है। सरकार के खिलाफ गुस्सा सरकारी इमारतों और सरकारी संसाधनों पर निकाला जा रहा है। इसीलिए अब IRGC को खोलकर फायरिंग की परमिशन दे दी गई है। सामने कोई भी हो, गोली चलाने से नहीं हिचकना है। ईरान में इस वक्त सबसे खराब मंजर राजधानी तेहरान का है। यहां पर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को बेरहमी की खुली छूट दे दी गई है। ईरान में आवाम पर हो रहे इस जुल्म को देखकर दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका का दिल पिघल रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर खोमेनी हुकूमत जनता पर ऐसे जुल्म करेगी तो ईरान अमेरिका में दखल देगा, ईरान पर हमला करेगा। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely.